कभी आपने यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में असाधारण ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि हम में से अधिकतर लोग औसत स्तर पर ही ठहर जाते हैं। इवन जब मेहनत सब करते हैं, जब समय और पसीना सब लगाते हैं, यह सवाल हमें भीतर तक झकझोर देता है। हम किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेस करते हैं, देर रात तक जागकर काम करते हैं, फिर भी कई बार हमें लगता है कि हमारी मंजिल दूर ही खड़ी है, जैसे हम लगातार भाग रहे हैं पर जीत की फिनिश लाइन कहीं दिखाई नहीं देती। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी इसी गुत्थी को सुलझाती है। वह कहते हैं कि मास्टरी यानी किसी भी काम में शिखर तक पहुंचना कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है। यह किसी खास जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न है, एक नक्शा है जिसे जिसने समझ लिया वह साधारण से असाधारण बन सकता है। यहां बात केवल ज्ञान की नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली रूपांतरण की है। जरा सोचिए, हमारे समाज में कितने ही लोग हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया है। लियोनार्डो दा विंची, जिनकी कला आज भी समय को चुनौती देती है। मोत्सार्ट, जिनकी धुनें सदियों बाद भी आत्मा को हिला देती हैं। आइंस्टाइन, जिनके विचारों ने ब्रह्मांड को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। और आधुनिक दुनिया में माइकल जॉर्डन, जो खेल के मैदान पर केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि दंतकथा बन गए। क्या ये सब लोग केवल जन्मजात टैलेंट की वजह से महान बने, या फिर इनकी जिंदगी के पीछे कोई गहरा पैटर्न, कोई अनुशासन, कोई सफर छिपा है? रॉबर्ट ग्रीन यही वादा करते हैं कि इस किताब में वे उस सफर को खोलकर रखेंगे। वे बताएंगे कि असली मास्टरी तक पहुंचने का रास्ता छोटा नहीं होता, लेकिन हर कोई चल सकता है अगर वह भ्रम और शॉर्टकट छोड़कर सच्चे समर्पण को अपनाए। हमारे समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जल्दी नतीजे चाहते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया हमें एक रात में सफलता के सपने बेचते हैं, जैसे कोई गुप्त फॉर्मूला है, कोई शॉर्टकट है जिससे आप तुरंत करोड़पति या जीनियस बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी शिखर पर खड़ा है, उसने चुपचाप, बिना शोर मचाए, लंबे समय तक अनुशासित अभ्यास किया है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सख्ती से याद दिलाते हैं कि मास्टरी का रास्ता कोई त्वरित जादू नहीं बल्कि धैर्य और जुनून का लंबा सफर है। जरा अपनी ही जिंदगी पर नजर डालिए। शायद आपने कभी गिटार सीखने की कोशिश की हो या कोई नई भाषा। शुरुआत में जोश बहुत होता है, पर जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती है, मन उचटने लगता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो उस कठिनाई को गले लगाते हैं। वही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक दिन सबको हैरत में डाल देते हैं। यही तो है मास्टरी का असली जादू। हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाना, चाहे दुनिया देखे या न देखे। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब केवल प्रेरणा का डोज नहीं है, यह एक रोड मैप है। इसमें वे हमें यह दिखाते हैं कि इतिहास के महान गुरुओं और आज के दिग्गजों ने कैसे अपनी यात्रा तय की। वे बताते हैं कि मास्टरी का रास्ता 3 मुख्य चरणों में बटा होता है: सीखने का, अभ्यास का और रचनात्मक उड़ान का। लेकिन उस गहराई में जाने से पहले वे हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ, यह रास्ता तुम्हारे लिए भी है। अगर आप आज अपने काम में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यह किताब आपको नई रोशनी देगी। यह आपको दिखाएगी कि असली समस्या आपके भीतर की प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि उस सही पैटर्न की समझ की कमी है जो हर मास्टर अपनाता है। हमें यह भी याद रखना होगा कि मास्टरी केवल प्रोफेशनल सफलता का नाम नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप किसी कला, किसी काम या किसी कौशल में मास्टर बनने लगते हैं, तो आप भीतर से बदल जाते हैं। आप धैर्य सीखते हैं, गहराई में जाना सीखते हैं, सतहीपन से ऊपर उठते हैं। और यही गुण आपके रिश्तों, आपके निर्णयों, आपकी सोच को भी बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कल से आप इस किताब के सफर पर निकलते हैं और धीरे धीरे वह पैटर्न सीख जाते हैं जिससे दुनिया के महान लोगों ने खुद को ढाला। सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आप केवल अपने काम में नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में एक नई चमक ला सकते हैं। यही वह वादा है जिससे रॉबर्ट ग्रीन शुरुआत करते हैं। तो चलिए
इस रहस्यमयी यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। हम देखेंगे कि असली मास्टरी क्या है, यह क्यों जरूरी है और कैसे यह हम सबकी पहुंच में है। अभी हमने केवल दरवाजा खोला है, अंदर झांककर देखा है कि एक अनोखी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। आगे के हिस्सों में हम गहराई से समझेंगे कि यह रास्ता कैसे काम करता है और कौन सी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होंगी। लेकिन एक बात अभी से साफ है, मास्टरी कोई चमत्कार नहीं, यह एक चुनाव है। चुनाव आसानी छोड़ने का, गहराई अपनाने का, चुनाव औसतपन से ऊपर उठने का, चुनाव अपने भीतर छिपी हुई महानता को जगाने का। और अब सवाल यह है, क्या आप यह चुनाव करने के लिए तैयार हैं? सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की के बाहर नजारे बदलते जा रहे हैं, कहीं खेत, कहीं शहर, कहीं नदी। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके मन में सवाल उठता है, यह ट्रेन कहां जा रही है? मैं किस स्टेशन पर उतरूंगा? और अचानक एहसास होता है कि आपको इसका जवाब ही नहीं पता। आप बस सफर कर रहे हैं, दिशा अज्ञात है। यही हाल बहुत से लोगों की जिंदगी का है। हम सब भाग तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मंजिल का नाम ही साफ नहीं है। और जब मंजिल साफ न हो तो सबसे तेज दौड़ भी आपको कहीं नहीं ले जाती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी की यात्रा का पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपना सच्चा बुलावा, यानी जीवन का असली उद्देश्य खोजना। यह केवल मुझे यह काम पसंद है जैसा हल्का फुल्का विचार नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला फैसला है। आजकल बहुत सुना जाता है, अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन सवाल यह है कि पैशन क्या हमेशा भरोसेमंद होता है? क्या जो चीज आज आपको रोमांचक लग रही है वही आपको सालों तक साधना की ताकत दे पाएगी? अक्सर नहीं। पैशन क्षणिक हो सकता है, लेकिन बुलावा गहरा होता है। वह आपके भीतर की आवाज है, वह धड़कन है जो आपको लगातार खींचती है। इतिहास के हर महान मास्टर की कहानी में यह पहला कदम साफ दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही हर चीज को गहराई से देखने में डूब जाते थे, चाहे पेड़ की शाखाएं हों या पानी की लहरें। वे दूसरों से अलग एक अजीब सी तल्लीनता से दुनिया को देखते। यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें कला और विज्ञान दोनों का उस्ताद बना गई। मोत्सार्ट ने भी बहुत छोटी उम्र में संगीत में वह डुबाव पाया जिसे कोई शौक कहकर टाल नहीं सकता था। यह सिर्फ पैशन नहीं था, यह उनके अस्तित्व की पुकार थी। और आइंस्टाइन, एक साधारण से स्कूल का लड़का जिसे किताबों से ज्यादा दिमाग में उठने वाले सवाल खींचते थे। क्यों समय अलग अलग जगहों पर अलग महसूस होता है? क्यों प्रकाश की गति स्थिर है? यह जिज्ञासा ही उनका बुलावा थी। यही उन्हें वहां ले गई जहां पूरा विज्ञान बदल गया। अब सवाल है कि हम अपना बुलावा कैसे खोजें? क्या कोई नक्शा है जो हमें यह बताए? रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए 3 रास्ते सुझाते हैं। पहला, अपने बचपन पर नजर डाली। बचपन में हम बिना किसी डर या सामाजिक दबाव के वही करते हैं जो हमें सहज रूप से खींचता है। हो सकता है कि आपको बचपन में कहानियां लिखना अच्छा लगता हो या चीजों को जोड़ तोड़कर नया बनाने का शौक कर रहा हो। अक्सर वही बीज हमारे बुलावे की जड़ में होता है। दूसरा, दूसरों की राय पर ध्यान दीजिए। कई बार लोग हमें बताते हैं कि तुम्हारे भीतर यह खासियत है, जबकि हम खुद उसे अनदेखा कर देते हैं। और तीसरा, अपनी जिंदगी के पैटर्न पर नजर डालिए। कौन सी चीज बार बार आपके जीवन में लौट कर आती है? चाहे आप उसे दबाने की कितनी ही कोशिश करें, वही आपकी पुकार है। लेकिन यहां एक कठिनाई भी है। समाज हमें अक्सर उस दिशा में धकेलता है जहां पैसा, सुरक्षा और नाम जल्दी मिलता है। हम अपने बुलावे को दबाकर व्यावहारिक विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन भीतर का असंतोष हमें कभी चैन नहीं लेने देता। यही कारण है कि कई सफल दिखने वाले लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। सच्ची मास्टरी की नींव तभी रखी जा सकती है जब हम उस गहरी पुकार को पहचानें और उसका साहसिक अनुसरण करें। इस खोज के लिए रॉबर्ट ग्रीन कुछ व्यावहारिक अभ्यास भी सुझाते हैं। वे कहते हैं, एक जीवन ऑडिट कीजिए। अपनी अब तक की यात्रा को लिखिए। कौन से कामों ने आपको जीवंत महसूस कराया और कौन से कामों ने थका दिया?
अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, नया सीखिए, नई जगहों पर जाइए और खुद को परखिए। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए बना है। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए एक नौजवान को बचपन से पेंटिंग में मजा आता था, लेकिन परिवार ने कहा कि इससे करियर नहीं बनेगा। वह इंजीनियरिंग पढ़ लेता है, नौकरी मिलती है, लेकिन भीतर से हमेशा खालीपन महसूस करता है। फिर एक दिन वह शाम को हौले हौले ब्रश उठाता है और महसूस करता है कि यही काम उसकी थकान मिटा देता है। धीरे धीरे वह इसे गंभीरता से लेने लगता है और अंततः अपनी पहचान बनाता है। यही बुलावे की ताकत है। वह चाहे जितना दब जाए, एक दिन आवाज जरूर उठाता है। हम सबकी जिंदगी में वह आवाज है। कभी वह धीमी होती है, कभी तेज, लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो वह हमें रास्ता दिखाती है। और यही पहला कदम है मास्टरी की ओर। बिना बुलावे को खोजे अगर हम किसी भी काम में कूद जाते हैं तो वह ट्रेन यात्रा की तरह है, लंबी, थकाऊ और अंततः दिशाहीन। सोचिए, अगर आज आप थोड़ी देर रुककर अपने जीवन का यह सवाल पूछें, मेरा असली बुलावा क्या है? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन सवाल पूछना ही खोज की शुरुआत है। और एक बार जब आप उस दिशा को पहचान लेंगे तो चाहे सफर कठिन हो, हर दिन आपके भीतर उत्साह जगा रहेगा। यही उत्साह आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगा। और यही कारण है कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बुलावा खोजना केवल मास्टरी की शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की जड़ है। इसके बिना सफलता सिर्फ सतही है और इसके साथ हर संघर्ष भी मायने रखता है। अब जब हमने इस बुलावे की अहमियत को समझ लिया है, अगला सवाल उठता है, जब हम इसे पहचान लेते हैं तो इसे कैसे साधना है? वह अभ्यास, वह अनुशासन, वह धैर्य, यही होगा हमारी अगली यात्रा का विषय। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग बिल्कुल समान प्रतिभा वाले हैं, दोनों ही बुद्धिमान, दोनों ही मेहनती और दोनों ही अवसरों से भरे हुए माहौल में पले बढ़े। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति साधारण नौकरी में अटका रह जाता है, जबकि दूसरा दुनिया का महान विशेषज्ञ, नवाचारक या कलाकार बन जाता है। सवाल उठता है, फर्क कहां पड़ा? जवाब है, सीखने के तरीके में। प्रतिभा तो दोनों के पास थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने कौशल को तराशा, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। यही वह जगह है जहां रॉबर्ट ग्रीन हमें अप्रेंटिसशिप प्रोसेस यानी शिष्यत्व की प्रक्रिया से परिचित कराते हैं। यह वही रहस्य है जिसे हर महान मास्टर ने अपनाया, चाहे वह कलाकार हों, वैज्ञानिक हों या नेता। हर किसी ने अपने बुलावे को वास्तविक शक्ति में बदलने के लिए अप्रेंटिसशिप के रास्ते से गुजरना पड़ा। इसे समझे बिना प्रतिभा आधी अधूरी रह जाती है और इसे अपनाकर साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। हमारे समाज में अक्सर लोग मानते हैं कि सीखने का मतलब है बस किताबें पढ़ लेना या डिग्रियां जमा कर लेना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप अपने हाथ गंदे करते हैं, जब आप किसी मास्टर के साए में रहकर काम करते हैं, जब आप हर गलती से सीखते हैं। यही है अप्रेंटिसशिप। ये केवल ज्ञान अर्जन नहीं है, बल्कि आत्मा को उस ज्ञान में ढालने की प्रक्रिया है। ग्रीन बताते हैं कि इस यात्रा के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है गहन अवलोकन। जब आप किसी काम के नए नए शिष्य बनते हैं, तब सबसे बड़ा काम है देखना, समझना और अब्जॉर्बिंग करना। यह वह चरण है जहां आपको ज्यादा बोलने या दिखाने की नहीं, बल्कि सुनने और सीखने की जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो पहले महीनों तक सिर्फ सुनता है, ध्वनियों को पकड़ता है, लय को समझता है। वैसे ही किसी भी कला या कौशल का शुरुआती कदम है गहराई से देखना और समझना। दूसरा चरण है कौशल अर्जन। अब आप केवल देखते नहीं, बल्कि करने लगते हैं। शुरुआत में हाथ कांपते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती एक नई ईंट की तरह आपकी इमारत को मजबूत करती है। यह वही दौर है जब धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। सोचिए, मोत्सार्ट जैसा प्रतिभाशाली भी बचपन में दिन रात अभ्यास करता था। उसकी धुनें अचानक आसमान से नहीं उतरी, बल्कि घंटों की मेहनत से आकार पाईं। पिकासो ने भी सैकड़ों स्केच बनाए, असंख्य बार ब्रश चलाया, तब जाकर उसकी शैली ने जन्म लिया।
और तीसरा चरण है रचनात्मक प्रयोग। जब आपने अवलोकन कर लिया, कौशल सीख लिया, तभी आप कुछ नया गढ़ने की स्थिति में पहुंचते हैं। यही वह जगह है जहां नवाचार जन्म लेता है। यही वह क्षण है जब आप केवल दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही लीजिए। उन्होंने शुरुआत में मशहूर लेखकों की नकल कर करके लिखना सीखा, लेकिन धीरे धीरे उसी कौशल को उन्होंने इतना धारदार बनाया कि वे खुद एक लेखक, आविष्कारक और नेता बन गए। लेकिन इस अप्रेंटिसशिप के सफर में सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता और अहंकार। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी पहचान मिले, जल्दी पैसा आए, जल्दी सफलता मिले, लेकिन अगर बीज बोने के अगले ही दिन फल की उम्मीद की जाए तो वह पेड़ कभी बड़ा नहीं होगा। उसी तरह अगर हम शुरुआती असफलताओं से घबरा गए या यह मान लिया कि हमें सब आता है, तो मास्टरी का दरवाजा हमारे लिए कभी नहीं खुलेगा। इस प्रक्रिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह हमें बताता है कि मास्टरी कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है। यह एक स्पष्ट और दोहराया जाने वाला पैटर्न है। हर महान व्यक्ति, चाहे वह दा विंची हो या आइंस्टाइन, कभी न कभी शिष्य बना, धैर्य से सीखा, अभ्यास किया और फिर अपनी कला में नयापन भरा। अगर आप आज सोच रहे हैं कि अपनी मास्टरी की यात्रा कैसे शुरू करें, तो जवाब सरल है। एक अप्रेंटिसशिप चुनें। यह किसी औपचारिक गुरु शिष्य संबंध तक सीमित नहीं है। यह हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताएं, उनके काम को देखें, उनके साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें। यह हो सकता है कि आप खुद को अनुशासन में रखकर लगातार अभ्यास करें। और यह भी हो सकता है कि आप असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी किताब बना लें। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर घुमाकर आकार देता है, वैसे ही अप्रेंटिसशिप हमें गढ़ती है। शुरुआत में हम बिखरे हुए होते हैं, लेकिन समय और अभ्यास के चाक पर धीरे धीरे हमारी पहचान बनती है। अब एक पल ठहर कर सोचिए, आप किस चरण पर हैं? क्या आप केवल देख रहे हैं और सीख रहे हैं? क्या आप अभ्यास के दौर से गुजर रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं? या आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आप अपने काम में नई उड़ान भर सकते हैं? यह आत्ममंथन ही आपकी अगली दिशा तय करेगा। ग्रीन की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि मास्टरी केवल प्रतिभा का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य का परिणाम है। और अच्छी बात यह है कि यह रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे आप किसी गांव से हों या बड़े शहर से, चाहे आपकी पढ़ाई सीमित हो या अवसर कम हो। अगर आप अप्रेंटिसशिप के नियमों को अपनाएं तो मास्टरी आपकी पहुंच में है। तो चलिए इस सच्चाई को अपने भीतर बैठाते हैं कि मास्टरी तक पहुंचने का गुप्त दरवाजा शिष्यत्व है, और जो इस दरवाजे से गुजरने का धैर्य रखता है वही भविष्य का मालिक बनता है। लेकिन अप्रेंटिसशिप के बाद असली कसौटी आती है। आप उस सीखे हुए को अपनी पहचान में कैसे डालते हैं? आप नवाचार और रचनात्मकता को कैसे जन्म देते हैं? यही हमारी अगली यात्रा का विषय होगा। अब तक की यात्रा में हमने समझा कि बुलावे को पहचानना और अप्रेंटिसशिप की प्रक्रिया से गुजरना क्यों जरूरी है। लेकिन मास्टरी की राह का अगला अहम पड़ाव है मेंटरशिप, यानी एक ऐसे मार्गदर्शक का होना जो हमें दिशा दिखाए, हमारी गलतियों को ठीक करे और हमारी रफ्तार को कई गुना तेज कर दे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर महान इंसान के पीछे किसी न किसी रूप में एक मेंटोर की छाया जरूर रही है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मास्टरी का एक सार्वभौमिक पैटर्न है। सोचिए, सिकंदर महान, इतिहास का सबसे बड़ा विजेता जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन उसके भीतर का दृष्टिकोण किसने गढ़ा? उसके गुरु अरस्तू ने। अरस्तू ने सिर्फ उसे ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि सोचने का तरीका दिया। यह समझाया कि केवल ताकत से साम्राज्य नहीं टिकते, दृष्टि और बुद्धि चाहिए। यही कारण है कि सिकंदर केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक बना। यही है मेंटोरशिप की ताकत। वह आपको वही देता है जो आप अकेले खोजते खोजते बरसों गंवा देते। आधुनिक उदाहरण देखें तो एलन मस्क को ही लीजिए। उन्होंने बचपन में ही किताबों को अपना पहला मेंटोर बना लिया। साइंस फिक्शन और इंजीनियरिंग की किताबों ने उनके भीतर वह कल्पना
और साहस डाला जिसने आगे चलकर स्पेसएक्स और टेस्ला को जन्म दिया। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ी, भी अकेले वहां तक नहीं पहुंचे। उनके कोच फिल जैक्सन ने उनके भीतर अनुशासन, टीम भावना और मानसिक ताकत डाली। और स्टीव जॉब्स, उन्होंने रचनात्मकता और व्यवसाय को जोड़ना सीखा बिल कैंपबेल जैसे कोचों से, जो सिलिकॉन वैली के ट्रिलियंस डॉलर कोच कहे जाते थे। अगर आप गौर से देखें तो इन सभी कहानियों में एक साझा धागा है। मेंटोरशिप ने उनके सफर को 10 गुना तेज कर दिया। अकेले चलते तो शायद यह सफर लंबा और थका देने वाला होता, लेकिन एक अनुभवी मार्गदर्शक ने उन्हें गिरने से बचाया, शॉर्टकट से निकाला और सही समय पर सही धक्का दिया। अब सवाल है, मेंटोर कैसे चुनें? ग्रीन इसके लिए 3 सुनहरे नियम बताते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति चुनें जिसकी राह और मूल्य आपके बुलावे से मेल खाते हों। केवल नाम या शोहरत देखकर किसी को गुरु मत मानिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको चुनौती दे, सिर्फ आरामदायक सलाह न दे। असली मेंटोर वही है जो आपकी सीमाएं तोड़े। और तीसरा, धैर्य रखें। एक मेंटोर से गहराई से सीखें। बार बार बदलते रहने से सीख अधूरी रह जाती है। लेकिन केवल मेंटोर चुन लेना ही काफी नहीं, सीखने का तरीका भी उतना ही अहम है। ग्रीन कहते हैं, शुरुआत में खाली स्लेट की तरह बनिए। अहंकार छोड़कर ऐसे सीखिए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। और एक और बात, हर सवाल के लिए तुरंत मेंटोर के पास न दौड़ें। पहले खुद खोजिए, सोचिए, कोशिश कीजिए। जब आप खुद प्रयास के बाद प्रश्न लेकर जाते हैं तो आपकी सीख गहरी होती है। हाँ, इसमें कुछ खतरों से भी बचना जरूरी है। अक्सर लोग एक मेंटोर से थोड़ा सीखकर तुरंत अगली खोज में निकल जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई बीज बोते ही अगले दिन दूसरी जगह नया बीज बो दे, फल कहीं से नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ लोग जल्दी से मेंटोर को चुनौती देने लगते हैं, खुद को ज्यादा जानकार समझने लगते हैं। याद रखिए, चुनौती देने का सही समय तब आता है जब आपने गहराई से सीख लिया हो, न कि शुरुआत में। अब यह भी संभव है कि आपके पास सीधे कोई मेंटोर उपलब्ध न हो। तब क्या करें? ग्रीन कहते हैं, पुस्तकें, जीवनियां और महान लोगों के काम ही आपके अदृश्य मेंटोर बन सकते हैं। आज के समय में तो इंटरनेट ने यह दूरी और भी घटा दी है। किसी भी क्षेत्र में सैकड़ों मेंटोर की सोच और अनुभव आपके लिए उपलब्ध हैं। बस आपको खोजने और अपनाने की नीयत चाहिए। यहां मैं एक व्यक्तिगत चिंतन जोड़ना चाहूंगा। भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। इसका कारण यही है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि आत्मा को दिशा देते हैं। वे वह दर्पण होते हैं जिसमें आप अपना संभावित भविष्य देख सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेलता है? अगर हां, तो उस संबंध को गंभीरता से लीजिए। और अगर नहीं, तो किताबों और विचारों में मेंटोर खोजिए, क्योंकि बिना मेंटोर के यात्रा लंबी और भटकाने वाली हो सकती है, जबकि उनके साथ हर कदम आपको आपकी मास्टरी के और करीब ले जाएगा। अब तक हमने देखा कि बुलावे को पहचानना, अप्रेंटिसशिप करना और मेंटोर से सीखना मास्टरी की अनिवार्य सीढ़ियां हैं। लेकिन आगे एक और बड़ा सवाल है। जब आप ज्ञान और कौशल से भर चुके हैं, तो उसे अपनी पहचान में कैसे ढालें? कैसे साधारण नियमों से ऊपर उठकर असली रचनात्मकता और नवाचार की उड़ान भरें? यही हमारी अगली यात्रा होगी। कितनी बार आपने यह अनुभव किया होगा कि आप मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, आपके पास ज्ञान और कौशल की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी आपको वो सम्मान या पहचान नहीं मिलती जिसकी आप वास्तव में हकदार हैं। यह दर्दनाक स्थिति होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि केवल कठिन परिश्रम और योग्यता ही सफलता का रास्ता खोल देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल कौशल पर्याप्त नहीं होता। समाज में जीने और आगे बढ़ने के लिए हमें एक और कला सीखनी पड़ती है, लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कला। यही है सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस। किताब के इस हिस्से में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जैसे
तकनीकी ज्ञान या किसी पेशेवर कौशल की अहमियत है, वैसे ही दूसरों को समझना और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करना भी उतना ही जरूरी है। आप चाहे कितने भी उत्कृष्ट इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार या वैज्ञानिक हों, अगर आप लोगों से संवाद करने, उनकी भावनाएं पढ़ने और रिश्ते बनाने में असफल हैं, तो आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इतिहास हमें कई ऐसे उदाहरण देता है जहां सामाजिक बुद्धिमत्ता ने लोगों को शिखर तक पहुंचाया। सोचिए, जूलियस सीजर केवल एक महान सैनिक नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने वाले नेता भी थे। अब्राहम लिंकन केवल कानून समझने वाले वकील नहीं थे, बल्कि साधारण इंसानों के दुख दर्द को सुनने और उनके साथ जुड़ने वाले राष्ट्रपति भी थे। और आधुनिक युग में स्टीव जॉब्स, जिनके पास तकनीकी दृष्टि तो थी ही, लेकिन असली ताकत उनकी उस क्षमता में थी जिससे वे अपने विजन को लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें प्रेरित कर सके। लेकिन समस्या यह है कि हम में से कई लोग मानते हैं कि मेरा काम बोलता है, मुझे किसी से मिलना जुलना या राजनीति करने की जरूरत नहीं। यही सोच हमें पीछे धकेल देती है। कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन, अगर आप दूसरों को न समझ पाए तो आपको हमेशा नजरअंदाज किया जाएगा। सामाजिक बुद्धिमत्ता का पहला पहलू है लोगों को पढ़ना। हर व्यक्ति आपके साथ जो चेहरा दिखाता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि हमें 3 संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी बातों से सहमत होता है लेकिन कभी आपके लिए खड़ा नहीं होता, तो यह चेतावनी है। दूसरा, जो लोग हमेशा मीठी बातें करते हैं लेकिन उनकी आंखों में चमक गायब होती है, उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के समय आपके करीब आता है और बाकी समय गायब रहता है, तो वह आपका साथी नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु हो सकता है। इन संकेतों को समझने के लिए केवल ध्यान से सुनना ही काफी नहीं, बल्कि संवेदनशील होना पड़ता है। कभी कभी लोग अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कहते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव या उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह देती है। अगर हम यह पढ़ना सीख लें तो हम न केवल खुद को बचा सकते हैं, बल्कि सही लोगों को भी पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क बनाने का महत्व। समाज में केवल अकेले मेहनती रहना सफलता की गारंटी नहीं है। हमें ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जो सच्चे और दीर्घकालिक हों। यह नेटवर्क कोई बनावटी पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि यह एक पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। और पुल वही मजबूत होता है जिसमें दोनों तरफ से ईंटें रखी जाती हैं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ लेने की आदत नहीं, बल्कि देने की भी आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, तब वे हमारे लिए खड़े होते हैं। लेखक बताते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता का असली सार है अच्छा श्रोता बनना। जब आप सचमुच किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, तो सामने वाला आपके प्रति स्वाभाविक रूप से खिंचाव महसूस करता है। यह सुनने की कला हमें न केवल मित्र बनाती है, बल्कि हमें प्रभावशाली भी बनाती है। यहां एक छोटी सी दार्शनिक सच्चाई भी छिपी है। मनुष्य केवल तर्क से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं से चलता है। अगर आप किसी को भावनात्मक रूप से समझते हैं, उसके दर्द को पहचानते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाओं को महसूस करते हैं, तो आप उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह बना लेते हैं। यही भावनात्मक समझ हमें नेतृत्व की ओर ले जाती है। हमारे भारतीय समाज में भी यह बात गहराई से मौजूद है। महाभारत की कहानियों को ही देख लीजिए। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़े, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और लोगों को सही दिशा दिखाने की क्षमता ने ही पांडवों को विजय दिलाई। यह है सामाजिक बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप, जहां व्यक्ति बिना हथियार उठाए केवल रिश्तों और समझ से इतिहास बदल देता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित करें। इसका उत्तर लेखक बड़े सरल तरीके से देते हैं। सबसे पहले हमें सुनने का अभ्यास करना होगा। बातचीत में दूसरों को बीच में काटना छोड़कर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, हमें चेहरे के भाव और आवाज में छिपे संदेश पढ़ना सीखना चाहिए। तीसरा, हमें अपना समय और ऊर्जा सही लोगों के साथ लगानी चाहिए। हर किसी के पीछे भागना जरूरी नहीं, बल्कि उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए
जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। यहां एक व्यावहारिक अभ्यास हो सकता है। आज से आप हर बातचीत में खुद से एक सवाल पूछें, मैंने आज इस व्यक्ति की भावनाओं को कितना समझा? अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ गहरी होती जाएगी। यही सामाजिक बुद्धिमत्ता हमें वहां ले जाती है जहां केवल मेहनत से पहुंचना संभव नहीं। यह हमें प्रभावशाली बनाती है, हमें लोगों से जोड़ती है और हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे केवल उसकी प्रतिभा नहीं बल्कि उसके रिश्ते भी महान बनाते हैं। और यहीं से किताब हमें एक और गहरे विषय की ओर ले जाएगी। कैसे रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव के इस खेल में शक्ति का असली मायना बदल जाता है, लेकिन उस पर बात हम अगले हिस्से में करेंगे। जीवन में जब भी हम रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो अक्सर यह मान लिया जाता है कि यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों की देन है। जैसे कि कोई जन्म से ही कलाकार हो, कोई जन्म से ही वैज्ञानिक हो या कोई जन्म से ही महान आविष्कारक हो। पर सच यह है कि रचनात्मकता किसी जादुई वरदान की तरह आकाश से नहीं टपकती या सीखी जाती है, घड़ी जाती है और अभ्यास से निखरती है। यह पुस्तक हमें यह मिथक तोड़कर बताती है कि हर इंसान के भीतर रचनात्मक ऊर्जा का विशाल स्रोत छिपा है, बस हमें उसे जगाना है। इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति ने केवल अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर ऐसी खोजें की जिन्होंने दुनिया बदल दी। लियोनार्डो दा विंची, जो न केवल एक चित्रकार थे बल्कि वैज्ञानिक, अभियंता और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कला और विज्ञान को जोड़कर ऐसी कृतियां रचीं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सैकड़ों सालों तक प्रेरणा लेती रहीं। फिर आइंस्टाइन, जिन्होंने संगीत की गहराइयों से प्रेरणा लेकर भौतिकी में ऐसे सिद्धांत बनाए जो मानव समझ से परे थे। और स्टीव जॉब्स, जिन्होंने तकनीक और डिजाइन को जोड़कर दुनिया को यह सिखाया कि मशीन भी सुंदर हो सकती है और इंसानी संवेदनाओं को छू सकती है। ये सब हमें यह बताते हैं कि रचनात्मकता तभी जन्म लेती है जब हम विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर कुछ नया बनाने का साहस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को कैसे जगाएं? पहला कदम है सवाल पूछना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं। यह क्यों है? ऐसा कैसे होता है? अगर यह बदल दिया जाए तो क्या होगा? यही जिज्ञासा असली रचनात्मकता का बीज है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, नियमों का पालन करो और वही करो जो सब कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा दब जाती है। परंतु सच यह है कि नए दृष्टिकोण और नए उत्तर पाने के लिए हमें फिर से बच्चे की तरह प्रश्न पूछने की आदत डालनी होगी। दूसरा कदम है प्रयोग करने की हिम्मत। हम अक्सर असफलता के डर से नए रास्तों पर चलने से बचते हैं, लेकिन असफलता तो रचनात्मकता की पहली सीढ़ी है। अगर थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने का साहस न किया होता तो शायद आज बल्ब भी हमारे जीवन का हिस्सा न होता। असफलता हमें यह नहीं बताती कि हम असमर्थ हैं, बल्कि यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा। अब किसी और दिशा में सोचो। तीसरा कदम है विभिन्न क्षेत्रों की खोज। यदि आप केवल एक ही दायरे में सोचते रहेंगे तो आपके विचार भी उसी सीमा में बंधे रहेंगे। लेकिन जब आप कला और विज्ञान को मिलाते हैं, संगीत और गणित को जोड़ते हैं या मनोविज्ञान और तकनीक को साथ लाते हैं तो नए नए विचार जन्म लेते हैं। यही क्रॉस पॉलिनेशन का सिद्धांत है। जैसे फूलों पर परागण से नए जीवन का जन्म होता है, वैसे ही विचारों का परागण नई खोजों को जन्म देता है। इस ऊर्जा को जगाने का एक व्यावहारिक तरीका है रोजाना की आदतें। हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैं किस नए दृष्टिकोण से सोच सकता हूं? और अगर यह काम अलग ढंग से किया जाए तो परिणाम कैसे बदलेंगे? ऐसे सवाल आपके मस्तिष्क को नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार करते हैं। साथ ही अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना भी जरूरी है। नई जगह घूमना, अलग अलग संस्कृतियों से मिलना या अनजानी किताबें पढ़ना, ये सब आपके भीतर छिपी रचनात्मकता को जागृत करते हैं। सोचिए, जब भी आप जीवन में किसी कठिन समस्या से जूझते हैं तो क्या केवल वही पुराना
तरीका काम आता है? नहीं, हमें नए दृष्टिकोण की जरूरत होती है, और यही है रचनात्मकता का असली महत्व। समस्या को उसी पुराने नजरिए से नहीं, बल्कि एक नई रोशनी में देखना। यह क्षमता केवल कुछ लोगों के पास नहीं है, यह हर किसी के भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब आप इस रचनात्मक सोच को अपनी साधना, अपनी लगन और अपने काम में जोड़ते हैं, तो जीवन का हर पहलू बदल जाता है। आप न केवल अपने पेशे में आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां रचनात्मकता और आत्मनिपुणता एक दूसरे से मिलते हैं और आपको अपने सर्वोच्च स्वरूप की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुकता। अभी भी एक और गहरी परत बाकी है, जहां हम रचनात्मकता को केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि कुछ और बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना सीखते हैं। वही उद्देश्य जो जीवन को असली अर्थ देता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां केवल दिमाग से किए गए हिसाब, किताब हमारी मदद नहीं कर पाते। आंकड़े, तर्क और विश्लेषण हमें एक हद तक ही रास्ता दिखा सकते हैं। उसके आगे की मंजिल किसी और ताकत की मांग करती है। वह ताकत है हमारी सहज बुद्धि, हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें केवल अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए, या केवल कठोर तर्क पर? असली महारथ इसी में है कि हम दोनों को जोड़ना सीखें। तर्क की रोशनी और अंतर्ज्ञान की गहराई। इतिहास गवाह है कि जो लोग दुनिया में बदलाव लाए, वे न केवल गहरे विचारक थे, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज पर भी भरोसा करते थे। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत केवल गणनाओं से नहीं खोजा था। उन्होंने उसे पहले एक कल्पना, एक अंतर्ज्ञान की चमक के रूप में महसूस किया। बाद में उन्होंने उसे गणित और प्रयोगों से साबित किया। इसी तरह स्टीव जॉब्स तकनीक का जादूगर केवल इसलिए नहीं था कि वह कंप्यूटर समझता था। उसकी ताकत यह थी कि वह मानव संवेदनाओं, कला और डिजाइन को भी उतनी ही गहराई से महसूस करता था। ब्रूस ली का दर्शन भी यही कहता था, बी वाटर, यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलना और हर स्थिति में लचीलापन रखना। लेकिन अंतर्ज्ञान कहां से आता है? यह कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाए। यह अनुभव से जन्म लेता है। जब हम बार बार किसी क्षेत्र में गहराई से अभ्यास करते हैं, तब हमारा मन भीतर ही भीतर एक पैटर्न पहचानने लगता है। यही पैटर्न भविष्य में हमें सही रास्ता सुझाता है, भले ही हमारे पास सारे डेटा मौजूद न हो। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखते ही अंदाजा लगा लेता है कि समस्या कहां हो सकती है, या एक संगीतकार बिना सोचे समझे सही सुर पकड़ लेता है। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि केवल अंतर्ज्ञान पर आंख मूंद कर चलना खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि समझदार लोग हमेशा ट्रस्ट बट वेरीफाई का तरीका अपनाते हैं। यानी पहले अपनी भावना, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें, लेकिन उसे तर्क और परीक्षण की कसौटी पर भी परखें। अगर दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि दिशा सही है। लेकिन अगर दिल कुछ कहे और तथ्य कुछ और, तो ठहर कर देखने की जरूरत है। अभ्यास यहां भी कुंजी है। जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज होगी। जैसे शतरंज का खिलाड़ी हजारों चालें खेलते बिना सोचे सही अगली चाल पकड़ लेता है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर हम कोशिशों से डरे नहीं, असफलताओं को अनुभव की किताब समझें, तो हमारा मन धीरे धीरे और सूक्ष्म संकेत पकड़ना सीख जाता है। एक और चीज है जो इस संतुलन को मजबूत करती है, लचीलापन। अगर हम अपने सोचने के तरीके को कठोर बना देंगे, तो या तो केवल तर्क में फंस जाएंगे या केवल भावना में बह जाएंगे। लेकिन अगर हम परिस्थितियों के अनुसार सोचने की आदत डालें, तो हम कभी भी बदलती स्थिति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। यही असली बुद्धिमानी है, जिद्द नहीं बल्कि संतुलन। अब तक हमने देखा है कि आत्मा महारत का मार्ग केवल एक कौशल या एक सोच तक सीमित नहीं है। यह हर तत्व को जोड़ने की कला है। अनुशासन, जागरूकता, दृष्टि और अब तर्क और अंतर्ज्ञान का संगम।
यह एक पूरा तंत्र है, एक संपूर्ण प्रणाली। और जब हम इसे समझना शुरू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि जीवन केवल समस्याओं का हल ढूंढने की मशीन नहीं है, बल्कि एक कला है जहां दिमाग और दिल दोनों का बराबर स्थान है। यात्रा यहां रुकती नहीं। जैसे जैसे हम इन सिद्धांतों को आत्मसात करते हैं, हमें अगली सीढ़ी की झलक मिलती है, जहां यह संतुलन हमें और भी गहरी स्वतंत्रता और शक्ति देता है। आगे की राह इस संतुलन को और ऊंचाई तक ले जाएगी। जिंदगी में अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी एक मुकाम तक पहुंच जाना ही मास्टरी है, जैसे किसी परीक्षा में टॉप करना, किसी नौकरी में बड़ा पद पा लेना, या फिर किसी कला में महारत हासिल कर लेना। लेकिन असल सच्चाई यह है कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा, जिसमें हमें बार बार खुद को नया गढ़ना होता है, सीखते रहना होता है और समय के साथ बदलना होता है। अगर हम ये मान लें कि अब हम सफल हो चुके हैं और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वही पल हमारी गिरावट की शुरुआत बन सकता है। इतिहास हमें ऐसे कई उदाहरण देता है। कितनी ही कंपनियां कभी शिखर पर थीं, लेकिन आज उनका नाम तक लोग भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सफलता हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्होंने सीखना और बदलना छोड़ दिया। यही गलती बड़े कलाकारों, नेताओं और विद्वानों से भी हुई। जब इंसान यह सोच लेता है कि अब मैं पहुंच गया हूं, तो धीरे धीरे उसका गिरना तय हो जाता है। मास्टरी का असली अर्थ है एक छात्र बने रहना। चाहे आप कितने भी अनुभवी हों, चाहे आपके पास कितनी भी उपलब्धियां हों, अगर आपके भीतर सीखने की जिज्ञासा खत्म हो गई तो आपकी रोशनी मंद पड़ने लगेगी। यह यात्रा ऐसी है जैसे कोई नदी बहती रहती है। अगर नदी रुक जाए तो वह सड़ने लगेगी। उसी तरह अगर हम रुक गए तो हमारी सोच भी जड़ हो जाएगी। हर 5 से 10 साल में हमें अपने जीवन की एक नई परिभाषा गढ़नी चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो सालों पहले था, या मैंने खुद को समय के साथ नया बनाया है? यह आत्मनवीकरण हमें प्रासंगिक बनाए रखता है, चाहे कोई भी पेशा हो। शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, उद्यमी। अगर आप खुद को नया नहीं करते तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। और मास्टरी का एक गहरा पहलू यह भी है कि जो कुछ आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटें। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों तक ना पहुंचे। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद भी और गहराई से समझते हैं। यह ऐसे है जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए। उससे पहला दीपक बुझता नहीं, बल्कि रोशनी और बढ़ जाती है। अब अगर इस पूरी किताब की यात्रा को समेटें तो हम देखते हैं कि मास्टरी के 6 तत्व एक पूरी प्रणाली की तरह है। यह आत्म अनुशासन से शुरू होती है, धैर्य और अभ्यास से मजबूत होती है, मेंटर और मार्गदर्शन से दिशा पाती है, प्रयोग और रचनात्मकता से आगे बढ़ती है, चुनौतियों और असफलताओं से तराशती है, और अंत में निरंतर सीखने और आत्मनवीकरण से पूर्ण होती है। यह कोई एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है जो बार बार हमें आगे बढ़ाता है। अब असली सवाल यह नहीं है कि आपने इस किताब से कितना सुना या पढ़ा। असली सवाल यह है कि आप इससे क्या करने जा रहे हैं। क्या आप इन विचारों को सिर्फ अपने मन में जमा कर देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक वह क्रिया में न बदल जाए। तो याद रखिए, मास्टरी का अर्थ समाप्त होना नहीं है, बल्कि शुरुआत होना है। हर दिन आप खुद को नया सीखने, नया बनने और नया जीने का अवसर दे सकते हैं। और यही निरंतर यात्रा, यही आत्मनवीकरण आपको सच में मास्टर बनाएगा, न सिर्फ किसी कला का, बल्कि अपने पूरे जीवन का।